यस। तो आज हम अपने इन एडवांस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम अरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जो कमिश्नर होता है, कमिश्नर के पास अगर रीजन टू बिलीव है कि सेक्शन 132(1)A(B)(C)(D) में अगर कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो वो ऑफेंस पनिशेबल है और उस ऑफेंस के केस में कमिश्नर एम्पावर्ड होता है अरेस्ट के ऑर्डर देने के लिए। यानी जीएसटी लॉ में अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर कोई भी ऑफेंस किया गया हो, किस सेक्शन में, 132(1)A(B)(C) और डी के केस में। ठीक है, तो कमिश्नर मे ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू अरेस्ट सच पर्सन। तो जो जिसने ऑफेंस किया है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि व्हाट इज दी ऑफेंस, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफेंस है क्या। ठीक, कौन कौन से केसेस में, आप देखिए इसी पेज पे आपके नोट्स में भी नीचे एक इस तरीके से बॉक्स बना हुआ होगा और यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जिनके केस में अरेस्ट किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बात की सेक्शन 132 में ABCD, है ना, 4 ऑफेंस है जिनके केस में अरेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से 4 ऑफेंस है। पहला ऑफेंस के हम बारे में बात करेंगे। पहला ऑफेंस है कोई भी गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट इशू एन इनवॉइस विद इंटेंशन टू इवेड टैक्स। ठीक है, मान लीजिए आई एम अ टैक्सेबल पर्सन, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, मीन्स आई एम लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। आप मेरी दुकान पे एक सामान खरीदने आते हैं और मैं आपको कोई भी जीएसटी इनवॉइस नहीं देती हूं। अब देखिए, मैं आपको जीएसटी इनवॉइस क्यों नहीं इशू करूंगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन है टैक्स को इवेड करना। अगर मैं जीएसटी इनवॉइस इशू नहीं करूंगी तो मैं आपसे ना जीएसटी चार्ज करूंगी और ना गवर्नमेंट को जमा कराऊंगी, मतलब मैं मेरे उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर ही नहीं कर रही हूं। तो अगर बिना इनवॉइस इशू किए आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज दी और उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, टैक्स को इवेड करना, मतलब टैक्स को चुराना, उस केस में कमिश्नर के पास अरेस्ट की पावर है जिस व्यक्ति ने विदाउट एन इशू इनवॉइस इशू किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इशू एनी इनवॉइसेस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, मतलब हम यहां बात कर रहे हैं एक पर्सन है ए जो कि सप्लायर ऑफ गुड्स है और एक पर्सन है बी जो कि कौन है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स। ठीक है, सप्लायर ऑफ गुड्स ने इस रिसिपिएंट ऑफ गुड्स को क्या इशू करके दिए, फेक इनवॉइसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेक इनवॉइसेस? फेक इनवॉइस का मतलब इनवॉइस इशू किया बट विदाउट सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विस। कोई गुड्स और सर्विसेज नहीं बेचे, बस फर्जी इनवॉइस इशू करके दी। और इनवॉइसेस में क्या लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी वैल्यू लिख दी, से वैल्यू लिख दी 1 लाख और उसके ऊपर जीएसटी लिख दिया 18%। मतलब ना माल बेचा, ना सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट किया, ना गवर्नमेंट को जमा कराया, बस सप्लायर ऑफ गुड्स ने ऐसे ही एक फर्जी इनवॉइस इशू कर दिया। और इस इनवॉइस के बेसिस पे इस बी ने क्या अवेल कर ली, आईटीसी अवेल कर ली। ये भी एक ऐसा ऑफेंस है जिसके केस में अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक, नाउ तीसरा ऑफेंस avails ITC using such invoice or bill without supply of goods or services or both। मतलब ये जो फेक इनवॉइस इशू कर रहा है ये तो कल्प्रिट है ही है। इस फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे जिसने आईटीसी अवेल की है वो भी कल्प्रिट है। मतलब बिना गुड्स और सर्विसेज बेचे इनवॉइस इशू करना और ऐसे इनवॉइस पे क्रेडिट लेना, दोनों ही ऐसे ऑफेंस हैं जिसके अगेंस्ट में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और फोर्थ वन, आपने टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया है बट फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट। मतलब मैंने आपको जीएसटी इनवॉइस इशू किया, इस जीएसटी इनवॉइस में 1 लाख रुपए का जीएसटी था और 18,000 रुपए, 1 लाख रुपए की वैल्यू थी और 18,000 रुपए का जीएसटी था। आपने मेरे को 1,18,000 रुपए दिए। अभी 1 लाख मेरी पॉकेट में जाएंगे और 18,000 बीइंग अ सप्लायर ऑफ सर्विस मुझे गवर्नमेंट को जमा कराने। पर मैंने क्या किया, आपसे जीएसटी तो कलेक्ट किया और वो जीएसटी का पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। तो कोई भी आप टैक्स का अमाउंट कलेक्ट करते हैं बट फेल्स टू पे टू दी गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट व्हेन सच पेमेंट बिकम ड्यू। जिस दिन ये पेमेंट ड्यू हुआ, ठीक है,
उससे 3 महीने तक मैंने अगर वो पैसा सरकार को जमा नहीं कराया तो ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट किया जा सकता है। तो अभी हमने क्या बात की, कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं सेक्शन 132 में जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक, चलो अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 132(1)(a)(d) 132(1)(a)(d) अभी हमने जो 4 ऑफेंस पढ़े, ये 4 ऑफेंस पढ़े, इन 4 ऑफेंसेस के केस में कमिश्नर को पावर है कि वो आपको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर पर्सन कमिटिंग ऑफेंस इज लाइबल टू बी अरेस्टेड, उस केस में जो भी ऑफिसर ऑथराइज्ड है वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करेगा। मतलब ऐसे नहीं आपके दरवाजे पे घंटी बजाई, आपको हथकड़ी पहनाई और ले गए, नहीं, आपको अरेस्ट के ग्राउंड को इंटीमेट करना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को। जो भी ऑफिसर ऑथराइज है वो आपको बताएगा कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है। एंड अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। नाउ अब 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी हम बात करेंगे कि कौन से 4 ऑफेंस है जिनके अगेंस्ट में अरेस्ट किया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे कि कब वो कॉग्निजेबल होंगे, कब नॉन कॉग्निजेबल होंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस? कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि एक सीरियस कैटेगरी का ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जो कि सीरियस कैटेगरी का ऑफेंस है और जिसके रेस्पेक्ट में पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। मतलब एक सीरियस कैटेगरी का ऑफेंस है जिसके अगेंस्ट में पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। कैसे ध्यान रखेंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस जहां पे अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ेगी। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे हो गए? रिलेटिवली थोड़े से लेस सीरियस नेचर के ऑफेंस हो गए जहां पर बिना वारंट के आपको ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता एंड एन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट कोर्ट ऑर्डर। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना कोर्ट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन भी इनिशिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और हाँ बस इतना ही, यहां ये हटा दीजिए। बस हमने ये पैरा पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर आपने ये 4 ऑफेंस किए हैं, 4 ऑफेंस मतलब आपने अभी जो हमने पढ़े 4 ऑफेंस कौन से आपने किए हैं? आपने गुड सप्लाई किया, इनवॉइस इशू नहीं किया, आपने फेक इनवॉइस इशू किया, या आपने फेक इनवॉइस के ऊपर आईटीसी ले ली, या फिर आपने टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया। अगर इन 4 में से कोई भी ऑफेंस आपने किया है, ठीक है, और अगर उस ऑफेंस की वैल्यू कितनी है? 5 करोड़ से ज्यादा। ठीक, ये 4 ऑफेंस आपने किए हैं और इन 4 ऑफेंस के चलते गड़बड़ क्या हुई? आपने टैक्स की चोरी कर ली, या आपने आईटीसी को रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज कर लिया, या आपने सरकार से गलत रिफंड ले लिया। अगर आपने ऐसा किया तो सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर ये ऑफेंस की वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उस केस में क्या होगा? फाइन भी लगेगा और 5 साल तक अरेस्ट भी आप हो सकते हो। कितना इम्प्रिजनमेंट है? 5 साल तक का। अगर इस ऑफेंस की वैल्यू 2 करोड़ या उससे ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, ठीक है, तो उस केस में 3 साल की सजा और फाइन। अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा और 2 करोड़ तक की वैल्यू है तो आपको फाइन भी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, ये सजा है। मतलब इन 4 ऑफेंसेस में अगर आपके ऑफेंस की वैल्यू इतनी है तो आपको फाइन लगेगा और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ बोलिए, पूछिए। देखिए हमने बोला, अभी बताती हूं मैं। अभी ऊपर मैंने आपको बस ये बताया कि कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अगर ये 4 ऑफेंस आपने किए तो कमिश्नर आपको अरेस्ट करने के लिए ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है। ठीक है,
एक बात हमने पढ़ी। फिर मैंने बताया कि ये जो 4 ऑफेंस हैं ये कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल नेचर के हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर 132 में आपने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, एंड उसकी वैल्यू कितनी है, 5 करोड़ से ज्यादा, मतलब ये 4 ऑफेंस आपने किए हैं और अगर ये 4 ऑफेंस की वैल्यू कितनी है, 5 करोड़ से ज्यादा, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा की आपने फेक आईटीसी ले ली, 5 करोड़ से ज्यादा का आपने जीएसटी कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, अगर ये 4 ऑफेंसेस जो भी हैं ये इन 4 ऑफेंसेस की वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये ऑफेंस कैसे माने जाएंगे, कॉग्निजेबल माने जाएंगे। कॉग्निजेबल का मतलब जहां पे विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है, एंड वो कैसे हैं, नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, इनकी बेल जो है केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कंसीडर कर सकता है। अगर ये ऑफेंसेस इनकी वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब 5 करोड़ तक है, तो फिर ये सारे ऑफेंस कैसे होंगे, नॉन कॉग्निजेबल होंगे एंड बेलेबल होंगे, एंड ये जो भी अरेस्ट किए हुए पर्सन है इनको असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर रिलीज कर सकता है। अभी क्लैरिटी आई, अभी समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? ठीक, हाँ बोलो। कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की जरूरत नहीं है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर वारंट की जरूरत पड़ेगी, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। ये जो सेकंड और थर्ड ऑफेंस है ना, क्या बोला? ये सेकंड वाला ऑफेंस है ना, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, नहीं ये वाला है फेक इनवॉइस इशू करने का 2 नंबर का, और 3 नंबर है ऐसे इनवॉइसेस को यूज करके आईटीसी ले ली। मतलब मान लीजिए मैंने फर्जी बिल इशू किए तो मैं तो इसमें कवर होंगी, आपने उन फर्जी बिल पे आईटीसी ले लिया तो आप भी कवर होगे। ओके है क्या? ठीक है, आगे से पढ़ो क्या लिखा है, इशू ऑफ एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस लीडिंग टू मतलब मैंने ऐसे फर्जी इनवॉइस, देखिए अगर मैं फेक इनवॉइस अनरजिस्टर्ड पर्सन को इशू करूं तो अनरजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी ले सकता है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, मैंने फर्जी इनवॉइस इशू किए एंड विच इज लीडिंग टू रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, लीडिंग टू मतलब उसके कारण। ओके ठीक, यहां तक बात, क्या बोलो बेटा? देखिए अगर ये ऑफेंस अगर कोई भी करता है और ये ऑफेंस की वैल्यू अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, कॉग्निजेबल है, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और बेल भी नहीं मिलेगी। बेल लेने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन ऑफेंसेस की वैल्यू ठीक है 5 करोड़ तक की है तो भी अरेस्ट किया जा सकता है, बट वो नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब बेलेबल है। अरेस्ट तो ये 4 ऑफेंस, इन चारों ऑफेंसेस के केस में अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर ये 4 ऑफेंसेस हैं और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फाइन लगेगा और अरेस्ट कितना है, 5 करोड़ 5 साल तक। अगर इनकी वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक है तो फिर 3 साल तक की सजा हो सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक है तो 1 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब अरेस्ट तो सब में है, पर 5 करोड़ से ज्यादा के केस में कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। क्या? अगर 1 करोड़, हाँ बिल्कुल ठीक, अगर 1 करोड़ से कम हुआ तो फिर मैंडेटरीली अरेस्ट नहीं होगा। फिर प्रॉपर ऑफिसर को पावर है कि वो फाइन और इम्प्रिजनमेंट हो भी सकता है, मतलब फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक है तो फिर इम्प्रिजनमेंट होगा ही होगा, मतलब फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है ये। अभी ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ये 4 ऑफेंस 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है तो 5 साल तक की सजा। ये हम जब ये टॉपिक अपना जीएसटी का एडवांस टॉपिक खत्म कर लेंगे तो आपके स्टडी मटेरियल से हम क्वेश्चन भी करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, जो प्रोविजन, बिकॉज क्या होगा कि जब स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन होंगे तो वो सारे प्रोविजंस का मिक्सचर होंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ना थोड़ा सा इन्हें मगअप करने की कोशिश कीजिए, रिपीटेडली रिवाइज कीजिए कि ये 4 ऑफेंसेस हैं
5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है तो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है ताकि जब हम सवाल करें तो आपको चीजें रिकॉल हो पाए। नाउ अब हम पनिशमेंट की बात करेंगे कि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, मतलब एक बार आपने फर्जी बिल इशू किए और जो आपने फर्जी बिल इशू किए उसकी वैल्यू कितनी थी, 2.5 करोड़ रुपए थी। ठीक है, अब 2.5 करोड़ रुपए थी तो क्या हो सकता है आपके साथ, आपको फाइन लगेगा और इम्प्रिजनमेंट भी होगा, लेकिन ये कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है। मतलब आप 3 साल तक की सजा सुनाई, आप अंदर गए लेकिन आपको बेल मिल गई और आप बाहर आ गए। ठीक है, अब हुआ क्या, लातों के भूत बातों से नहीं बांधते हैं, आप क्या करते हो, बार बार सेम कन्विक्शन करते हो। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन मतलब दोबारा से आपने फर्जी इनवॉइस इशू किए, दोबारा से आपने बिना बिल बनाए गुड्स या सर्विसेज बेची। अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ इन ऑफेंसेस में किसी का, इन चारों में से किसी का, देन हर सेकंड और एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस पे इम्प्रिजनमेंट लगेगा अप टू 5 ईयर एंड फाइन। देखिए पहली बार अगर आप गलती कर रहे हैं, इन चारों में से कोई गलती कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा गलती की तो 5 साल के लिए सजा हो सकती है मैक्सिमम। अगर 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक गलती हुई तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक की गलती हुई तो 1 साल के लिए सजा हो सकती है। लेकिन अगर ये गलती आपने रिपीट की तो रिपीट में हम अमाउंट नहीं देखेंगे, रिपीट अगर आपने गलती की, सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया, तो फिर तो 5 साल की सजा एंड फाइन ही लगेगा। ओके, सब्सिक्वेंट ऑफेंस पे 5 साल की सजा एंड फाइन ही लगेगा। नाउ अब हम बात करेंगे सेक्शन 70 के बारे में। सेक्शन 70 बात करता है पावर टू समन। पावर टू समन मतलब प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है। समन कौन करता है, यूजुअली कोर्ट समन करता है। समन का मतलब होता है अगर आपके घर समन आया तो आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर प्रॉपर ऑफिसर समन करता है तो जिसको समन किया जा रहा है उसकी अटेंडेंस नेसेसरी होती है, उसको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। सेक्शन 71 एक्सेस टू रजिस्टर्ड प्लेस। एक्सेस टू रजिस्टर्ड प्लेस ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कल हमने की क्लास में बात की थी। सेक्शन 72 ऑफिसर्स टू असिस्ट, आसान सेक्शन है, बोलता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या कोई इंस्पेक्शन हो रहा है तो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, रेलवे, कस्टम वाले या कोई भी ऐसे ऑफिसर जो किसी भी तरीके की लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तहसीलदार, पंचायत के अफसर, कोई भी XYZ, उनको प्रॉपर ऑफिसर को अपने इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करना पड़ेगा। मतलब सरकारी लोग अगर कोई हैं, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं और जीएसटी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको असिस्ट करना पड़ेगा जीएसटी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। यहां तक की बात ओके? चलिए, आपको याद है जब हमने कल सेक्शन 65 और 66 में ऑडिट पढ़ी थी तो मैंने आपको बोला था कि अगर ऑडिट में डिमांड निकलती है तो आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 73, 74 में एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 73 क्या है, नॉन फ्रॉड केस। सेक्शन 74 क्या है, फ्रॉड केस। ठीक है, मतलब आपने अनजाने में गलती की या जानबूझ के गलती की। याद है फाउंडेशन में जब आप फ्रॉड पढ़ते होंगे तब हमने पढ़ा था इंटेंशनली आपने किसी चीज को छुपाया, इंटेंशनली आपने सप्रेस किया। तो अब आप जानबूझ के झूठ बोलते हो तो उसे क्या कहते हैं, फ्रॉड। और जब आप अनजाने में गलती करते हो तो उसे गलती तो कहते हैं पर वो फ्रॉड नहीं है। तो डिपार्टमेंट जब भी आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेता है तो डिपार्टमेंट एक्शन लेने के लिए ग्राउंड देगा आपको कि हम मानते हैं कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हो या अनजाने में गलती कर रहे हो। यानी अगर टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में केस बनता है तो टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में केस बनेगा या तो नॉन फ्रॉड केस में या फिर फ्रॉड केस में। 73 के अगेंस्ट में एक्शन लिया तो नॉन फ्रॉड केस, 74 में एक्शन लिया तो फ्रॉड केस। अब कौन बोलेगा ये फ्रॉड है या नॉन फ्रॉड है, डिपार्टमेंट बोलेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि यह फ्रॉड केस, ये फ्रॉड का केस बनता है या नॉन फ्रॉड केस बनता है। यहां तक ओके? दूसरी बात, हाँ बोलिए। जो नॉन फ्रॉड केस है उसको ऊपर वाली कंडीशन क्या बोलो, फ्रॉड केस, क्या ऊपर वाले में समझी नहीं कैसे? जैसे ये नॉन फ्रॉड केस है, ऊपर किसी गलती से अगर कर दिया
हो गया आपके और ओनस आपके ऊपर है ना, आपको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, वॉट एवर इट इज, जो भी है, ठीक है, आपके अगेंस्ट में गवर्नमेंट तो ये कहती है फाइन इम्प्रिजनमेंट है, अगर आप अपील फाइल करिए, अगर आप बच के निकल गए तो ठीक है, माफी मिल जाएगी। चलिए, और दूसरा ये जो सेक्शन 73 74 है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट के एक्शन सेक्शन है। एक्शन सेक्शन मतलब डिपार्टमेंट इन सेक्शंस में एक्शन लेता है। ठीक, तो सबसे पहले एक्शन लेने का तरीका क्या होता है, बेसिकली सिस्टम क्या होता है डिपार्टमेंट का, देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने जीएसटी रिटर्न्स भरे और मेरे जीएसटी रिटर्न से गवर्नमेंट को ये लगता है कि मैंने अपने रिटर्न्स में सही डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, या टैक्स का शॉर्ट पेमेंट किया है, या नॉन पेमेंट किया है, या अंडर वैल्यूएशन किया है, या सही तरीके से मैंने जीएसटी नहीं जमा किया, कुछ भी मेरे रिटर्न की स्क्रूटनी पे डिपार्टमेंट को कुछ भी लगता है, या मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ या ऑडिट हुआ, कुछ भी, वॉट एवर इट इज, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या भेजता है आपको, एक लेटर। लेटर मतलब एक प्यार भरी चिट्ठी भेजेगा कि हमें आपके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट मिली है, या हमें लगता है कि आपने ये गड़बड़ किया, आप अपना जवाब दीजिए। तो लेटर कौन देगा, डिपार्टमेंट देगा। इस लेटर के अगेंस्ट में रिप्लाई कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन करेगा। ठीक है, अब अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो क्या हो जाएगा, शांति। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो शांति, एंड इफ नॉट, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट ने आपको चिट्ठी दी, उसके जवाब में आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो डिपार्टमेंट आपको क्या इशू करके देगा, डिपार्टमेंट शैल इशू SCN। SCN stands for show cause notice। ये शो कॉज नोटिस देने का मतलब डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहता है। तो सबसे पहले आपको एक शो कॉज नोटिस देगा, कारण बताओ नोटिस, क्यों आपके अगेंस्ट में हम डिमांड कंफर्म ना कर दें। इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देगा, कौन देगा रिप्लाई, टैक्सेबल पर्सन रिप्लाई देगा। अगर रिप्लाई कैसा है, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो क्या हो जाएगी, शांति, एंड इफ नॉट, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो क्या हो जाएगी, शांति, और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट शैल इशू डिपार्टमेंट शैल इशू एडजुडिकेशन ऑर्डर, डिपार्टमेंट शैल इशू एडजुडिकेशन ऑर्डर, और एंड डिपार्टमेंट कंफर्म द डिमांड का, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में डिमांड कंफर्म कर देगा, या तो सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केस, या अंडर सेक्शन 74 फ्रॉड केस। ठीक है, अगर इस एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में पे द डिमांड, अगर आपने क्या किया, डिमांड को पे कर दिया, तो क्या हो जाएगी, शांति। और अगर आप डिपार्टमेंट के एडजुडिकेशन ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं तो इस एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में आप क्या फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं टू दी अपीलेट अथॉरिटी। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल कर सकते हैं, और अपीलेट अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करती है वो क्या होगा, अपीलेट ऑर्डर। अपीलेट ऑर्डर
या तो आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट में आएगा। ठीक, ये एक फ्लो समझ में आया आपको डॉक्यूमेंट्स का? चलो अब ना हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर के पास, सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर क्या इशू करता है? एससीएन। एससीएन स्टैंड्स फॉर शो कॉज नोटिस। ठीक है, कब इशू करेगा शो कॉज नोटिस? जहां पर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई भी जीएसटी का अमाउंट पे नहीं किया गया है, कम पे किया गया है, इरेनियसली रिफंड किया गया है, या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज किया। अगर इन सब में से कोई भी कारण है तो प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है और उसके अंदर कारण बताएगा। मतलब अगर नॉन फ्रॉड केस है तो भी कारण बताएगा, फ्रॉड केस है तो भी कारण बताएगा। ठीक है, अभी डिपार्टमेंट के पास शो कॉज नोटिस इशू करने का कितना टाइम है? ठीक है, कितने समय के अंदर शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है? तो अब ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और डेट ऑफ इरेनियस रिफंड। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न पता है क्या आपको? जीएसटी में एनुअल रिटर्न होता है। व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ एनुअल रिटर्न? क्या किस फॉर्म में एनुअल रिटर्न भरा जाता है? वेरी गुड, जीएसटीआर 9। शाबाश। क्या ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 9 की? 31 दिसंबर फ्रॉम द एंड ऑफ, बिल्कुल ठीक, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे हम बात करते हैं 22-23 की, 2022-23 के लिए आपको एनुअल रिटर्न कब तक भरना है? 31 दिसंबर 23, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज अ ड्यू डेट। ड्यू डेट मीन दिस इज अ लास्ट डेट जब तक आपको एनुअल रिटर्न डिपार्टमेंट को सबमिट कर देना है। ठीक है, अब अगर 31 दिसंबर, यानी अब हम बात करेंगे 2022-23, अगर डिपार्टमेंट को 2022-23 में कोई भी गड़बड़ लगती है तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए शो कॉज नोटिस कब तक इशू हो सकता है? कब तक? इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भी इसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 2 साल 9 महीने, 2 साल 9 महीने। और अगर ये फ्रॉड का केस है तो 4 साल 6 महीने, इतना समय मिलता है डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस देने के लिए। नॉन फ्रॉड केस में 2 साल 9 महीने और फ्रॉड केस में 4 साल 6 महीने। और ये समय कब से काउंट करेंगे? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। ठीक है, और मैंने आपको बोला था ना कि जब भी शो कॉज नोटिस इशू होता है उसके पहले डिपार्टमेंट एक लेटर इशू करता है। तो बिफोर सर्विंग शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले डिपार्टमेंट आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी की डिटेल भी बताएगा। ठीक है, कि उसके हिसाब से आपने कितना टैक्स शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट किया है, कितनी आईटीसी गलत ली है, ये बात आपको डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले ही बता देगा। क्योंकि शो कॉज नोटिस का तो मतलब होता है डिपार्टमेंट अब आपके अगेंस्ट में फाइनली लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक, मान लो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पास एक शो कॉज नोटिस आया। ठीक है, उस शो कॉज नोटिस में डिपार्टमेंट से कुछ अमाउंट रह गया था या कोई और एडिशन करना चाहता है आपकी डिमांड में, तो डिपार्टमेंट आपको एक स्टेटमेंट इशू करके देगा। वो स्टेटमेंट भी शो कॉज नोटिस की तरह ही माना जाता है। यानी शो कॉज नोटिस के रेफरेंस में अगर कोई स्टेटमेंट इशू किया है डिपार्टमेंट ने, इट इज अ पार्ट ऑफ द शो कॉज नोटिस। ठीक है, अच्छा, अभी याद है, अभी थोड़ी देर पहले बोला, 2 बार इस बात को मैंने रिपीट किया कि डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इशू करे उसके पहले क्या देता है आपको? एक लेटर। इस लेटर के अंदर डिपार्टमेंट क्या बताएगा कि आपने कितने टैक्स, कितना इंटरेस्ट, कितना पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया है। अगर आपने इस लेटर के अगेंस्ट में इस डिमांड को क्या करा दिया? डिपॉजिट। आपने इस लेटर के अगेंस्ट में डिमांड को डिपॉजिट करा दिया। मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूं, शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले, शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले ही अगर टैक्सेबल पर्सन ने टैक्स को चुका दिया तो मुझे बताइए क्या शो कॉज नोटिस इशू होगा क्या? नहीं होगा।
तो कोई भी अगर वॉलेंट्री पेमेंट हो गया है SCN से पहले, इन दैट केस नो शो कॉज नोटिस इशूड। अब शो कॉज नोटिस आ गया, शो कॉज नोटिस का आप जवाब देंगे और डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट में, शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में क्या इशू करेगा? एडजुडिकेशन ऑर्डर। अभी हमने बात की थी ना एडजुडिकेशन ऑर्डर। तो एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू करने का समय कितना है? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल नॉन फ्रॉड केस में, और फ्रॉड केस में 5 साल। नॉन फ्रॉड केस में 3 साल, फ्रॉड केस में 5 साल के पीरियड के अंदर अंदर डिपार्टमेंट क्या कर देगा? इशू द ऑर्डर। इस ऑर्डर का मतलब एडजुडिकेशन ऑर्डर। यहां तक बात समझ में? नहीं नहीं, एडजुडिकेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करते हैं आप। ये तो शो कॉज नोटिस का जवाब अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो डिपार्टमेंट अब डिमांड कंफर्म करेगा ना, वो डिमांड है ये एडजुडिकेशन ऑर्डर। ठीक, चलिए नाउ अगर मान लीजिए कोर्ट, ये हटा दो, ठीक। चलिए अब मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपको फ्रॉड केस में सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस इशू किया, लेकिन जो फ्रॉड के चार्ज डिपार्टमेंट ने लगाए वो सस्टेनेबल नहीं थे, मतलब वो क्वैश हो गए, उसको माना ही नहीं गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो सेक्शन 74 का नोटिस अपने आप क्या मान लिया जाएगा? 73 का नोटिस, मतलब फ्रॉड का नोटिस किसका मान लिया जाएगा? नॉन फ्रॉड का नोटिस। हाँ, और कोई नया नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक, मान लीजिए कोई ऑर्डर इशू किया गया है इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट, मतलब अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बोलने से अगर कोई ऑर्डर इशू किया है तो सच ऑर्डर इशूड, डिपार्टमेंट वो ऑर्डर कितने दिन में इशू कर देगा? 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डायरेक्शन, यानी जब डिपार्टमेंट को डायरेक्शन मिली अपीलेट अथॉरिटी की या अपीलेट ट्रिब्यूनल की या कोर्ट की, उसके 2 साल के अंदर अंदर ये ऑर्डर इशू कर देंगे। एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, यानी ये जो एडजुडिकेशन ऑर्डर या ये सब केस चल रहा है, इसकी प्रोसीडिंग कितनी बार एडजर्न हो सकती है? 3 बार पर पार्टी, मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ने ये कंक्लूड किया कि आपने टैक्स का पेमेंट कम किया है, शॉर्ट पेमेंट किया है या नॉन पेमेंट किया है, एज द केस मे बी, उस केस में आप मुझे बात बताइए कि अगर ऐसा होगा, अगर आपने टैक्स का पेमेंट कम किया है तो आपको अब क्या उसके ऊपर केवल टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स और ब्याज दोनों देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की जो डिमांड होती है वो ऑटोमेटिक होती है, मतलब अगर आपसे टैक्स डिपार्टमेंट ने मांगा है तो इट इज इंप्लाइड कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अलग से अगर आपको इंटरेस्ट की डिमांड न की हो तो भी ये टैक्सेबल पर्सन की जिम्मेदारी है कि जब टैक्स जमा करा रहा है तो उसके ऊपर अगर कोई ब्याज बनता है तो वो भी जमा कराए। ठीक है, और अगर आपने समय के अंदर ऑर्डर इशू नहीं किया, जैसे अभी हमने क्या बात बोली, ऑर्डर एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू करने के लिए क्या टाइम लिमिट होता है? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल और फ्रॉड केस में 5 साल। अगर इतने समय में ऑर्डर इशू नहीं हुआ तो मान लेंगे कि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग शैल डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग क्या मान ली जाएगी? कंक्लूडेड मान ली जाएगी। इंटरेस्ट की रेट तो 18% भी होगी ना? हाँ, इंटरेस्ट की रेट 18% ही है, बिल्कुल वही। ठीक है, रिकवरी ऑफ सेल्फ टैक्स, सेल्फ असेस्ड टैक्स। ठीक है, सेल्फ असेस्ड टैक्स के लिए मतलब अगर आपने जो टैक्स, सेल्फ असेस्ड टैक्स की रिकवरी होती है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं खुद ही अपने रिटर्न में दिखा रही हूं कि मेरा आउटपुट टैक्स 1 लाख रुपए बनता है, दिस इज सेल्फ असेस्ड टैक्स, मैं ही बता रही हूँ, कोई डिमांड नहीं है, मैं खुद ही बोल रही हूँ। अगर सेल्फ असेस्ड टैक्स है तो उसकी रिकवरी के लिए कोई शो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं होती, आपके अगेंस्ट में एक लेटर आएगा और आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं पेनल्टीज की।
मतलब ये हम बोनाफाइड मतलब सेक्शन 73 मीन्स नॉन फ्रॉड केस। सेक्शन 73 मतलब नॉन फ्रॉड केस, सेक्शन 74 मतलब फ्रॉड केस। बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस मतलब जो फ्रॉड केस में प्रोसीडिंग है वही नॉन फ्रॉड केस में भी प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसी तरीके से लेटर, एससीएन, एडजुडिकेशन ऑर्डर, अपीलेट ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक, अब हुआ क्या कि डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट में नॉन फ्रॉड केस में शो कॉज नोटिस इशू किया, ठीक है। लेकिन शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले ही आपने क्या कर दिया था, जो वो लेटर जो आया था ना उसके बेसिस पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब जमा करा दिया था, ठीक है। अगर आप टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा दिया था। शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले ही अगर आपने टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा दिया तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। शर्त जो शो कॉज नोटिस है वो किस केस में है, नॉन फ्रॉड केस में। और अगर फ्रॉड का केस हुआ और भले ही आपने शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले लाइबिलिटी जमा कराई है तो भी आपके ऊपर टैक्स का 15% लगेगा। जैसे मतलब मान लीजिए शो कॉज नोटिस इशू होता है 31 मार्च 2023 को, दिस इज डेट ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर, है ना। अगर शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले ही आपने क्या पे कर दिया, टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तो नो पेनल्टी, ठीक है। या फिर ये तो क्या बात हुई, ये कब की बात हुई, नॉन फ्रॉड केस की। लेकिन अगर फ्रॉड का केस है उस केस में कितनी पेनल्टी लगेगी, 15%। शर्त आपने शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले ही टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट जमा करा दिया। मतलब मैं अपने फ्लो चार्ट में बात कर रही हूं, ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ, ठीक है, ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ। इस शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले यहां पे कहीं पे आपने अगर टैक्स इंटरेस्ट का जब पेमेंट किया है तो नॉन फ्रॉड केस में नो पेनल्टी और फ्रॉड केस में 15%। अगर आपने शो कॉज नोटिस इशू होने से 30 डेज के अंदर अंदर अपना टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा दिया तो नॉन फ्रॉड केस में नो पेनल्टी और फ्रॉड केस में टैक्स का 25%। यानी 1 लाख का टैक्स अगर है तो 25,000 रुपए आपको पेनल्टी के देने पड़ेंगे। इन दो बातों में कोई डाउट है तो बोलो। इन दो बातों में कोई डाउट है तो बोलो। चलिए, अब शो कॉज नोटिस आपके अगेंस्ट में इशू हो गया और शो कॉज नोटिस का आपने जवाब दे दिया, और ये जो जवाब है आपका शो कॉज नोटिस का वो सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में क्या इशू करके देगा, एडजुडिकेशन ऑर्डर। और एडजुडिकेशन ऑर्डर से डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिमांड कंफर्म कर रहा है। तो हमने यहां पे क्या पढ़ा कि अगर एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू होने से 30 डेज, OIO स्टैंड्स फॉर मतलब ऑर्डर इन ओरिजिनल। OIO स्टैंड फॉर ऑर्डर इन ओरिजिनल, और इसका मतलब कुछ नहीं है और एडजुडिकेशन ऑर्डर, ठीक है। तो अगर एडजुडिकेशन ऑर्डर होने से 30 डेज के अंदर अगर आपने जमा कराया है टैक्स और इंटरेस्ट तो नॉन फ्रॉड के केस में कितनी पेनल्टी लगेगी, टैक्स का 10% और 10,000 विचएवर इज हायर, और फ्रॉड केस में 50%। और हुआ क्या, आपने एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू होने से 30 दिन के बाद, मतलब मान लीजिए एडजुडिकेशन ऑर्डर इशू हुआ है 1 जनवरी 2023, अगर आप 30 तक जमा करा देते हैं, मतलब विद इन 30 डेज जमा करा देते हैं, तो नॉन फ्रॉड केस में पेनल्टी 10,000 और टैक्स का 10% विचएवर इज हायर, और फ्रॉड केस में टैक्स का 50%। लेकिन आप कब जमा कराते हैं, मान लीजिए 10 फरवरी को, 10 फरवरी मतलब 30 दिन के बाद अगर आप जमा कराते हैं तो नॉन फ्रॉड केस में पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विचएवर इज हायर, और
फ्रॉड केस में पेनल्टी क्या है? 100% ऑफ टैक्स। मतलब 1 लाख रुपए का टैक्स है तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। पेनल्टी नहीं लगेगी अगर सेल्फ असेस टैक्स और कोई भी अमाउंट जो टैक्स की तरह कलेक्ट किया गया है वो पेमेंट की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर जमा करा दिया जाता है। ये पढ़िए और मुझे को बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, टैक्स नहीं लग रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये पेनल्टी है। हाँ बिल्कुल 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 पेनल्टी लगेगी। हाँ 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। मतलब मान लीजिए अगर आपका 2 लाख रुपए का टैक्स है तो 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 और विच एवर इज हायर। हाँ अच्छा, पेमेंट ऑफ टैक्स अगर आप शो कॉज नोटिस इशू करने के 30 दिन के बाद करते हो, ठीक है, तो आप इस स्लैब में आ जाओगे। ये वाली स्लैब तो कब लग रही है? शो कॉज नोटिस से 30 दिन के अंदर अंदर, तो आप नीचे वाली स्लैब में आ जाओगे। कोई बात नहीं ना, तो भी क्या हुआ? देखिए अब आप सोचिए, इसमें तो आ नहीं सकते है ना, दूसरे नंबर की स्लैब में तो आ नहीं सकते ना, क्योंकि आप तो पेमेंट शो कॉज नोटिस के 30 दिन के बाद कर रहे हो। तो फिर किस में आओगे? फिर तो इसी में कवर होना होगा। फिर कितनी पेनल्टी लगेगी? इतनी लगेगी। मतलब बात ये ऐसा कहना चाहते हैं, शो कॉज नोटिस इशू होने के 30 दिन बाद पैसा जमा कराओ या ऑर्डर इन ओरिजिनल इशू होने के 30 दिन में जमा कराओ, एक ही बात। कराना है तो शो कॉज नोटिस के पहले कराओ और अदरवाइज बाद में तो फिर बाद ही। ये वाला कौन सा बताऊं? ये 3 और 5? हाँ हाँ, देखो कैसे बताती हूँ, सुनो सुनो सुनो, देखो कैसे बात करते हैं साल 2022-23 की। इस साल के लिए मेरा ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर 2023। हाँ 12। दिस इज नॉट एक्चुअल डेट, दिस इज अ ड्यू डेट। लास्ट टू लास्ट इस दिन तक करा सकते हो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23। आई एम अ टैक्सेबल पर्सन। अगर मेरे 2022-23 के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को मुझे शो कॉज नोटिस इशू करना है तो इस डेट से कितने समय में कर सकती है? हाँ, ये है नॉन फ्रॉड, और अगर यही फ्रॉड केस होता तो समय बढ़ जाता। ऐसा बोलते हैं कि नॉन फ्रॉड केस में गलती पता लगाना आसान है, लेकिन अगर आपने जानबूझ के गलती की है तो पता लगाना मुश्किल है। तो शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए भी टाइम कितना है? 4 साल 6 महीने। ये किसका टाइम है? ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने मुझे शो कॉज नोटिस इशू करके दिया और शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में मैं जवाब दूंगी, रिप्लाई करूंगी। अगर मेरा रिप्लाई सेटिस्फाइड है तो बात खत्म। अगर मेरा रिप्लाई सेटिस्फाइड नहीं है तो डिपार्टमेंट मुझे क्या इशू करके देगा? OIO, ऑर्डर इन ओरिजिनल, या फिर इसे एडजुडिकेशन ऑर्डर भी कह सकते हैं, राइट। कितना समय है डिपार्टमेंट के पास? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 महीने, 3 साल, यानी 2 साल 9 महीने में मैक्सिमम शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा और 3 साल के अंदर अंदर फाइनल ऑर्डर कंफर्म करना पड़ेगा, मतलब डिमांड कंफर्म करनी पड़ेगी। यानी डिपार्टमेंट के हाथ में स्पेयर कितने महीने बचे? 3 महीने। यानी डिपार्टमेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शो कॉज नोटिस के ऊपर काम करने के लिए कितने महीने मिलेंगे? 3 महीने, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर सॉरी हाँ बिल्कुल सॉरी, मिनिमम हुआ, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हुआ। मान लेते हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो शो कॉज नोटिस ना 5 जनवरी 2023 को इशू कर देता। शो कॉज नोटिस कब इशू करता?
5 जनवरी 2023 को। कितना समय था, अभी तो बहुत समय था ना, 2 साल 9 महीने तक कर सकता था, लेकिन उसने तो तुरंत ही कर दिया 5 जनवरी 2023 को। अब डिपार्टमेंट के पास शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में ऑर्डर इशू करने के लिए अभी भी कितना समय है, पूरे के पूरे 3 साल बचे हैं, मतलब एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल। यहां पे हम क्या करना चाहते हैं, यहां पे हम डिपार्टमेंट को टाइम बाउंड करना चाहते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम बाउंड? ऐसा नहीं केस चले जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू लॉस होता है ना। जितनी जल्दी आप डिमांड कंफर्म करोगे उतनी जल्दी सरकार के खाते में पैसा आएगा। तो डिमांड कंफर्म करने के लिए डिपार्टमेंट के हाथ बांध दिए कि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर आप अपना ऑर्डर इशू करके दीजिए, यानी आप टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में डिमांड कंफर्म करके दे दीजिए, नहीं तो केस लटकता रहेगा। ये समझ में आया, क्लैरिटी आई? ठीक है। और यही समय कितना हो जाएगा इधर, 5 साल, यानी डिपार्टमेंट के हाथ में कितना समय बचा, 6 महीने बचे ना। यानी शो कॉज नोटिस आखिर से आखिर 4 साल 6 महीने में इशू किया तो भी 6 महीने बचे हैं ऑर्डर इशू करने के लिए, डिमांड ऑर्डर इशू करने के लिए, राइट? यहां तक बात ओके? ठीक है, चलो ये पैरा और हम खत्म करते हैं, उसके बाद चलिए ठीक है, कल पढ़ेंगे, अभी नहीं, कल करेंगे, ओके है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, बिकॉज बहुत सारा प्रोविजनल बेस्ड टॉपिक है, और मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी यहाँ पे क्लास में, तो आपको समझ में आएगा कि है टाइम, और याद रखना पड़ेगा सब, ठीक है? आपके मॉड्यूल में उठा के देखेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, कितने कंबरसम तरीके से प्रोसेस ये चीजें लिखी हुई है। ये तो बहुत सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है याद रखने के लिए, ठीक है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपका मन करे तो आप पढ़ के देख सकते हैं, मेरी तरफ से कोई नहीं। ओके, थैंक यू, बाय।